अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। हम चाहते तो ये हैं कि ज़रा मौसम अच्छा हो रहा है मुल्क भर में ही, अक्रॉस द कंट्री। गर्मी की उस तरह से शिद्दत अप्रैल का वस्त गुजरने के बाद भी महसूस नहीं हो रही है, तो हम अच्छी बातों से ही शो का आगाज़ करें। लेकिन भाई मरता क्या ना करता, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है और थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक इजाफा हुआ है। आज से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है और इससे जाहिर है हर चीज़ पर असर हर चीज़ पर असर पड़ने का मतलब है कि किसी भी दुकान पे आप चले जाएं, चाहे वो फल सब्जी की दुकान हो या एनीथिंग एल्स, हर कोई यही कहेगा कि अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, इसलिए पेट्रोल की कीमत में इजाफे की वजह से चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। डीजल की कीमत में तो 8 रुपये 14 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है और डीजल की कीमत में इजाफे का मतलब ये है कि हर चीज़ जो अशाए खुरनोश की हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डीजल की कीमत से लिंक्ड होती है, उसमें इजाफा हो जाए और डीजल की नई कीमत हो गई है 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 69 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। मट्टी के तेल की नई कीमत हो गई है 193 रुपये 8 पैसे फी लीटर। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लीवी जो पहले से ही नाफिज है 60 रुपये बरकरार रखी गई है। वजारत खजाना अब ये कह रही है कि गुज़श्ता 15 रोज़ में आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब अगर आलमी मार्केट में अभी से गुज़श्ता 15 रोज़ का हवाला देकर ये कहा जा रहा है कि कीमतों में इजाफा हुआ है तो हमें अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, तो अभी तो आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत बढ़ने का खदशा मजीद मंडला रहा है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल आपके सामने है। इजराइल और ईरान का तनाज़ा अगर तूल इख्तियार करता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका जाहिर है कि बहुत से मुल्कों को नुकसान और ये किसी के भी फेवर में नहीं होगा। सो लेट्स सी वेयर दैट सिचुएशन गोज, उस पर भी हम आपको अपडेट रखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम मुल्क में भाई गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मज़ीद हो सकती हैं, ये बताया जा रहा है। और हालिया बारिशों में मुल्क भर में आसमानी बिजली गिरने और बारिश से होने वाले दीगर मुख्तलिफ हादसात में अब तक 50 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इट इज़ क्वाइट अ कंसिडरेबल नंबर सूरत हाल को देखते हुए कि पूरे मुल्क में बारिश हुई और 50 अफराद जाँ बहक हो गए। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 21 अफराद जाँ बहक हुए हैं। बारिशों से गंदम की तैयार फसलों को भी नुकसान पहुँचने का खदशा बढ़ रहा है। पंजाब में किसानों को मजबूरन कटाई रोकना पड़ गई है। सो वहाँ से ये खबरें सामने आ रही हैं। और क्या हो रहा है जी, पंजाब में तो हमने आपको बता दिया, नदी नालों में तोहियानी है, नशेबी इलाकों की सूरत हाल भी आपके सामने है और शदीद बारिशों के एक और स्पेल की वार्निंग भी दी जा रही है, जो आने वाले दिनों में तशवीशनाक हालात की तरफ इशारा कर रही है। मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात बलोचिस्तान के मगरबी इलाकों में से दाखिल होगा, जो पूरे मुल्क में फैलेगा। जुमेरात तक मुल्क के बालाई इलाकों तक ये फैल जाएगा। बारिशों से निपटने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटेरिएट पेशावर में फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है और इसके बायस पेशावर में जो अभी बारिश हुई थी उसी के बायस पेशावर में नाले उबल पड़े थे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे, पानी घरों में दाखिल हो गया था। पेशावर की तो नकासी आपकी सूरत हाल से रहने वाले बखूबी वाकिफ़ हैं कि क्या हाल है शहर का। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश के बाद वासा ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। हैवी मशीनरी वहाँ डिप्लॉय करना पड़ी थी और लोगों को सर्टनली जो भी सूरत हाल होती है उसमें मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लोग काम पे नहीं जा पाते। सो ये है मामला और पेशावर में पर्टिकुलरली मज़ीद बारिश की पेशगोई की जा रही है, जिससे नुकसान का खदशा अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के PDMA के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद कैसर खान से हम बात करेंगे कि भाई तैयारी क्या है। बहुत शुक्रिया कैसर खान साहब। कैसर खान साहब, मुल्क भर में बारिशों ने बहुत नुकसान किया है, सिर्फ पख्तूनख्वा में 21 अफराद जान से गए हैं, हालत तो ख़राब है ही। अब तक क्या इत्तलात हैं आपके पास, माली नुकसान से मुताल्लिक भी, ज़ख्मियों से मुताल्लिक भी? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह आपने कहा कि KP में इस दफ़ा यूजुअल से ज़्यादा बारिशें हुई है और ये आपने देखा होगा कि पिछले 3 साल से इस तरह का ट्रेंड चल रहा है कि वेदर ट्रेंड्स इस तरह चल रहे थे कि हमें वक्त से पहले बारिशें होती हैं या फिर और ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हमें मुश्किलात होती है रिलीफ उसमें।
और इस दफ़ा भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन है और अभी तक इतलात के मुताबिक हमारे पास 8 लोगों की शहादत हो गई है इन बारिशों में और इसके अलावा 12 लोग ज़ख्मी हुए हैं अभी तक और इसके अलावा जो 85 के करीब घर है जो कि पार्शली या फुली डैमेज्ड हुए हैं। तो इसमें ये है कि वज़ीर आला साहब के खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत के मुताबिक हमने जो जिनकी शहादत हो गई है उनको ऑलरेडी हमने पैकेजेस दे दिए हुए हैं और जो उसके अलावा ज़ख्मी हुए हैं उनका मेडिकल बोर्ड होगा और मेडिकल बोर्ड जैसे ही होकर वो भी अगले 1-2 दिन में हो जाएगा। तो जो ज़ख्मी हुए उनको भी हम कंपनसेट करेंगे और इसी तरह जो हाउस डैमेजेस है उसका भी सर्वे होगा और वो जैसे ही कंप्लीट होगा उनके भी हम लोग कंपनसेशन उन हकदारों को दे देंगे। बात हो गई, अभी एक और वार्निंग भी है, अभी बारिशों का सिलसिला और भी चल रहा है, कैसे साहब फ्लडिंग भी हो सकती है। कौन कौन से इलाके हैं जहां ज़्यादा ख़तरात मौजूद हैं, वल्नरेबल हैं, वहाँ क्या बंदोबस्त कर रहे हैं आप लोग? जी, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अगले 1 हफ़्ते के लिए हमारे पास वेदर एडवाइजरी आई है, उसमें कभी कम कभी ज़्यादा उसमें बारिश होगी, जिसके लिए हमने एहतियाती तदाबीर ली हुई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आप CNW कह लें, उसमें आप इरिगेशन कह लें, उसमें आप TMA लोकल गवर्नमेंट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के स्टाफ हमारे साथ होते हैं। तो ये सारे अलर्ट पे हैं और जो मतलब जहाँ पे इशू आता है इस तरह का कि मतलब वहाँ पर रोड्स ब्लॉक होती हैं तो NHA और हमारे CNW वाले जाते हैं या जिस किस्म का कोई डैमेज होता है जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है तो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो जहाँ तक फ्लडिंग की बात है, फ्लडिंग आपकी बात सही है कि इम्कान है लेकिन अभी वी आर नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कब और आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये है। चलिए, आप प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन एक और फिनोमेना इस दफ़ा जो हुआ है, बिजली गिरने से बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। शहरियों को कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन इस सिलसिले में जारी की जा सकती है, क्या करना चाहिए उन्हें? जी, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल इस तरह है कि क्योंकि अगर आपने लाइटनिंग को कंट्रोल करना हो या इससे बचना हो तो उसके लिए तो आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइटनिंग के कोई मतलब एहतियाती तदाबीर एज सच हो नहीं सकती है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, या अगर पॉसिबल हो आई डोंट नो इफ़ दे आर डिज़ायरेबल और नॉट। तो क्योंकि आपके घर में अगर आप बैठे हुए हैं, आपके मतलब इवन बेडरूम्स में ये लाइटनिंग इस तरह होती है कि मतलब वो वहाँ पर भी आपको अफेक्ट कर सकती है। आपके हाथ में मोबाइल हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, आप किसी स्टील उसके करीब बैठे हो आप, और इसके अलावा कंक्रीट, तो और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो दरख्त होते हैं जो कि हमारी मतलब एग्जिस्टेंस के लिए विच आर वेरी क्रिटिकल, वो लाइटनिंग के लिए ख़तरनाक है। तो अब इस सिचुएशन में मतलब ह्यूमनली बंदा इंसान कर सकता है या नहीं, या वो इज़ इट डिज़ायरेबल और नॉट, क्योंकि मज़ीद आपने ये करना होता है कि आपने अपना सारा घर की कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर वो सारा चेंज करना होता है, क्योंकि आपका जो प्लम्बिंग सिस्टम है वो आपने स्टील की जगह प्लास्टिक का करना होता है, और इसके अलावा आपने जो घर में जो अप्लाइंसेस आपने यूज़ करनी होती है वो आप वुडन में ज़्यादा फिर आप करनी होती है। तो देयर आर सो मेनी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, लेकिन इसमें आप देखना ये होगा कि वेदर वन कैन डू ऑल दीज थिंग्स और नॉट, तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अच्छा, चेंज हमारे मौसम अब रिवायती कैलेंडर फॉलो नहीं कर रहे हैं, बारिशें होती हैं तो बहुत होती हैं, गर्मी पड़ती है तो शदीद पड़ती है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ भी इस हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं।
आपकी बात बिल्कुल सही है। जो आजकल जो वेदर ट्रेंड्स चल रहे हैं या क्लाइमेटिक ट्रेंड्स चल रही है, सारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो आई मस्ट टेल ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू योर चैनल दैट global warming is a reality, it's a fact, and it's the biggest threat that human civilization has ever faced. तो हमें इस एक ग्लोबल मैनेज जो है इससे उसको टैकल करने के लिए एक यूनिफाइड पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिससे, क्योंकि 2-3 पीस मील मेजर्स करने से ये मसला हल नहीं होगा, ना ही किसी एक गवर्नमेंट के या किसी एक मुल्क के। ये एक ग्लोबल इशू है, इसको एक ग्लोबली हमने हल करना है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इस इशू के बारे में काफ़ी सीरियस है, और हमने जो ख़ासकर हमारे जो ग्लेशियल जो मतलब वो एरियाज़ हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ पर मेल्ट डाउन हो रहा है ग्लेशियर्स का, तो उसमें हम कैसे खान साहब, थैंक यू सो मच। हमें बता रहे थे कि क्या कॉम्पनसेशंस दी जा रही हैं जिन लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में तुग़यानी आई है, बहुत से नदी नालों में नुकसान ज़्यादा हुआ है। वहाँ आपको पता ही है जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी वैसे तो हर जगह ज़्यादा आता है, दिस इज़ अ फैक्ट एज़ वेल, जिसकी वजह से नुकसान भी ज़्यादा होता है। अच्छा जी, और अभी तो मज़ीद बारिश की पेशगोई भी की जा रही है। नादिया सबोही पेशावर से हमें ज्वाइन करेंगी। नादिया, ज़रा हमें ओवरऑल सेंस दें, पेशावर में निकासी आपका निज़ाम हमें लगता है कि इतना अप टू डेट या मॉडर्न नहीं है, या फिर वाकई शहर अभी तक उस तरह से अपग्रेड नहीं किया गया जितनी अब बारिश होती है? देखिए, पहले तो ये है कि थोड़ी सी भी अगर बारिश होती है शहर में तो मुख्तलिफ सड़कें, मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ जाते हैं। लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान 77 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने इसके बारे में रिकॉर्ड दिया है, और ये ज़्यादा बारिश थी 3 दिनों के दौरान। अब अगर हम बात करेंगे बारिश से आने वाला जो पानी है उसकी वजह से मुख्तलिफ सड़कें, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम है, मुख्तलिफ इलाके हैं जो रिहायशी इलाके हैं उनके घरों में पानी चला जाता है, उनकी बहुत सारे कीमती आलात हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो उनका ज़रूरत का सामान है वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है। हम अगर गुज़िश्ता 3 रोज़ का अगर मवाजना करें, जो 3 रोज़ में पेशावर में बारिश हुई है, तो उसमें देखने को यही मिला है कि सरदार गढ़ी का इलाका है, दिलजाक रोड है, वर्सक रोड है, इसी तरह बुडनी चारसदा रोड के जो इलाके हैं उनमें जो रिहायशी इलाके हैं उनके लिए तो एक क़यामत बन चुकी है, क्योंकि उनके पास जो उनके घरों में पानी दाखिल हुआ बर वक्त कोई ऐसा काम नहीं हुआ, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई रेस्क्यू नहीं किया गया। कराची की तरह के वहाँ बारिशें कोई बहुत यूनिक फिनोमेना हो, पेशावर में बारिश होना मामूल की बात है। क्यों अभी तक इन इलाकों का निकासी आपका सिस्टम नहीं ठीक किया गया? हमने अक्सर देखा है वो सड़क जहाँ पे मेट्रो बस चलती है वो अक्सर ज़ेरे आब रहती है। अब इस तरह की सड़कें तो शहर की मेन शाहराहें होती हैं या वो नुमाइशी शाहराहें होती हैं जिन पे पूरी दुनिया की नज़र होती है, वहाँ पे भी पानी खड़ा हो जाता है। सो ऐसा ही है जैसा हमें लग रहा है, या आप हमें करेक्ट कर दें अगर ऐसा नहीं है तो। देखिए, पेशावर कैंट की हम बात करेंगे जिस पे अभी हाल ही में कुछ 3-4 माह पहले काफ़ी ज़्यादा 57 से 60 करोड़ रुपए लगाकर मुख्तलिफ सड़कों की मरम्मत की गई है। जो बिजली का निज़ाम है वो ज़ेर ज़मीन किया गया है, और तवक्को की जा रही थी कि इससे जो पानी आ जाता था बारिशों का तो उससे काफ़ी हद तक जो हमारे लोग हैं उनको मुश्किल का जो सामना करना पड़ता था उससे खासी हद तक निजात होगी। तहम ऐसा कुछ भी नहीं होगी। जो निज़ाम कैंटोनमेंट की तरफ से कैंट पे किया गया उससे ज़्यादा पानी खड़ा होने लगा है। मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी हद तक रुक जाती हैं, ट्रैफिक का निज़ाम भी दरम बरम हो जाता है। ये तो हम बात करें हैं पेशावर कैंट की। और जो मेट्रो की बात करें, BRT स्टेशन की बात करें तो BRT स्टेशन के अंदर भी पानी चला जाता है। इसी तरह उससे जो इर्द गिर्द की जो सड़कें हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है। ज़िला इंतज़ामिया का हमेशा जब भी बारिश होती है तो उनका यही कहना होता है कि जी इक़दाम किए जा रहे हैं, पानी को जल्दी खुश्क कर लिया जाएगा, यहाँ से पानी निकाल लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो यहाँ के शहरियों के जो हैं चेहरे वो देखने के काबिल होते हैं, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं, उनके घरों में पानी भी दाखिल होता है। इसी तरह जो ट्रैफिक का निज़ाम, लोग यकीनन ईद की छुट्टियां थी, अभी 3 दिन मतलब 5-6 दिन जो छुट्टियां गुजार के जब वो ऑफिस का रुख कर रहे थे, कारोबार की तरफ जाने चाह रहे थे, तो उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन मेन बात यही कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी देखने को नहीं मिलती जिससे शहरियों को इन मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका नादिया सबोही, हमें अपडेट कर रही थी पेशावर से जहाँ पर लोगों को मुश्किल
पड़ता ही है, जब भी बारिश होती है लोगों के घरों में पानी भी आता है, सड़कें भी ज़ेरे-आब होती हैं, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। अभी हम चित्राल चलेंगे और वहाँ पर बारिश के बाद क्या सूरत हाल है ये हमें बताएंगे। और बर्फबारी की भी इत्तलात मौसूल हो रही थी, कुछ क्या है एग्जैक्टली अपडेट, जहांगीर जिक्र बताएंगे। चित्राल शहर और गर्दो नवाह में बर्फबारी का सिलसिला 5 रोज़ में दाखिल हो गया है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। पिशावर, अपर चतराल और चतराल गिलगित रोड आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद हो गए हैं। जा बजा पहाड़ी तोदे गिरने और नदी नालों में तोहयानी के सबब गिलगित रोड आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद है। चतराल के तूल व अर्ज़ में सैकड़ों मकानात मुकम्मल और जुज़वी तौर पर मुनहदम हो गए हैं, जिनमें रेशुन, जुटिलस्ट, चिवोडोग, औरगोच और मुख्तलिफ गाँव शामिल हैं। डीसी लोअर चतराल और अपर चतराल ने 3 रोज़ के लिए स्कूल्स की बंदिश या छुट्टी का ऐलान किया है। ईद की छुट्टी पर पिशावर से चतराल आने वाले तलबा और तालिबात और सयाह चतराल में फंस गए हैं। सयाह ज़्यादातर कैलाश वैली के इलाके में फंस गए हैं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आवाम की तरफ से चतराल को आफतज़दा ज़िला करार देने और रिलीफ देने का मुतालिबा किया गया है। तो आफतज़दा करार देने तक नौबत आ गई है। आपको लग रहा होगा कि हम इतना टाइम सर्व कर रहे हैं, इतनी अपडेट हासिल कर रहे हैं मुल्क के तूल अर्ज़ से, वो इसलिए क्योंकि लोग इस मौसम में एक्सपेक्ट नहीं करते कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि लोग मुतालबा करना शुरू हो जाएं कि इन इलाकों को आफतज़दा करार दे दिया जाए। हमने अब तक पेशावर की सूरत हाल पहुँचाई, PDMA भी भरपूर तैयार है, बहुत से इलाके अभी तक मुतासर हैं। 50 अफराद अगर 2 दिन की बारिश में मुल्क में मुख्तलिफ वाक़यात में जान से हाथ धो बैठें तो इट इज़ अ क्रिटिकल सिचुएशन। और ये नहीं है कि ये सिलसिला रुक गया है, मज़ीद बारिश की पेशगोई की जा रही है। पहाड़ों पर अनयूजुअल बर्फबारी हो रही है। फिर साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हमारी गंदम की खड़ी फसलें मौजूद हैं, जहाँ पर किसानों को कटाई रोकना पड़ गई है। वो अपने हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं। सो उनकी असिस्टेंस के लिए भी क्या किया जा रहा है, हम उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसान अलग परेशान हैं, लोग अलग परेशान हैं। हम तो बड़े शहरों में बैठ के बड़े आराम से ये कह देते हैं कि भाई मौसम बड़ा सुहाना है, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट एंजॉयमेंट फॉर एवरीबडी। यू नो, देयर आर थिंग्स एसोसिएटेड विद इट। जब भी कोई नेचुरल फिनोमिने से हट कर बात हो रही होती है तब नुकसान होता है, और अभी भी नुकसान हो रहा है। सो लेट्स जस्ट होप कि जो बुध वाला स्पेल है, जो कराची में भी बड़ी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की जा रही है, बस कंट्रोल में रहे सिचुएशन और उस हद से तजावुज़ ना करे जहां अब इंतज़ामिया और लोगों के लिए ये आजमाइश बन जाए। सो या अभी हम एक और मामला आपके सामने डिस्कस करेंगे। मज़दूर तबका, गरीब तबका तो बहुत खुश है, लेकिन तंदूर मालिकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो आई वंडर उस पर क्या वो बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में रोटी की कीमत 16 रुपये मुकर्रर कर दी है। रोटी की कीमत में 4 रुपये की कमी की गई है। 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये, 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है। पंजाब में 20 किलो आटे की थैले की कीमत में 500 रुपये कमी होने पर रोटी की कीमत कम की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तमाम अज़ला और मुतल्लिका महकमों को हिदायत जारी की है कि सूबे भर में 16 रुपये में रोटी की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तंदूरों पर छापे मारे। पुरानी कीमत पर रोटी फ़रोख्त करने वाले बास तंदूर मालिकान को गिरफ्तार किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं फैसले पर हर सूरत अमल कराया जाएगा। जो नान बाई एसोसिएशन है उसकी तरफ से भी ये शायद गालिबन कल ही ये स्टेटमेंट चलना शुरू हो गया कि वो जी हम नहीं कर सकते, ये हो नहीं पाएगा। तो भाई ये भी नहीं हो पाएगा। अगर आप जो है वो गंदम महंगी होने का बहाना करके, अगर पेट्रोल की कीमत जो है उसका वो करके अगर आप कीमतों में 100 गुना इजाफा कर देते हैं, तो जब कीमत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है तो उसका फ़ायदा भी आम आदमी को मिलना चाहिए। और ये बाकायदा जो 4 रुपये की कमी है, 16 रुपये की कीमत है, ये बाकायदा कैलकुलेशन के बाद जो है वो जारी की गई है। गंदम की कीमत जो है उसमें नई हमारी क्रॉप आने वाली है। इंशाल्लाह ताला इस आटे को और सस्ता होना है। तो कोई भी माफिया, कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो आम आदमी की रिलीफ के राह में हायल होंगे, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। अब देखा गया है कि रिलीफ के हुकूमती ऐलान और नफाज में हमेशा फ़र्क होता है इस मरतबा, लेकिन बहुत सी जगह नफाज हो भी गया है, कुछ जगह तो
हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक होती हैं। वी जस्ट होप कि वहाँ पे कंट्रोल कर लिया जाए। पंजाब में रोटी की सरकारी कीमत पर फ़रोख्त मोस्टली हो रही है, लेकिन लाहौर की हद तक ये मामला या मुख्तलिफ शहरों में भी इस पर अमल दरामद हो रहा है? दैट इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। दुआ मिर्ज़ा हमें सबसे पहले तो लाहौर की सूरत हाल बताएंगी कि वहाँ पर कितने परसेंटेज ऑफ तंदूर पर यहाँ रोटी सरकारी निर्ख पर मिल रही है और कहाँ कहाँ अमल नहीं कराया जा सका। जी दुआ। जी, पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत 16 रुपये जबकि नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की है और नोटिफिकेशन के बाद अब इसका इतलाक हो गया है। तंदूर पर रोटी 16 रुपये और नान 20 रुपये में ही दस्तयाब है। मैं इस वक्त तंदूर में मौजूद हूँ और लोग भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। रोटी मिल तो रही है लेकिन गवर्नमेंट की वजह से की है, लेकिन होती नहीं, इतने में 12 खाती नहीं रोटी, क्योंकि आटा महंगा है। 10-11 हज़ार रुपये का आटा है, गैस महंगा है, गैस महंगे होने की वजह तो कारीगर की भी दिहाड़ी डबल होती है। रोटी का मामला जो है ना पूरा नहीं होता। रिलीफ मिला है? फिलहाल तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। रोटी तो वैसे 10 की होनी चाहिए। 100 ग्राम की रोटी की कीमत गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है 16 रुपये, लेकिन लोगों का ये शिकवा है कि 100 ग्राम की रोटी उनको नहीं मिल रही। अलबत्ता रेट्स यही हैं और इसी रेट पर तमाम तंदूर वाले पाबंद हैं कि वो रोटी और नान फरोख्त करें। अच्छा जी, अब लोगों की राय भी आपने सुन ली। शबीर डार हमें ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी से और वहाँ पे इस फैसले पर क्या अमल हो रहा है, नहीं हो रहा, ये शबीर बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट के इलाके में वाक़ एक तंदूर में। पंजाब हुकूमत की जानिब से जो रोटी की कीमत 16 रुपये और नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है। इस फैसले पर रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों में अमल दर आमद शुरू हो चुका है, लेकिन मजमूई तौर पर जो नानबाई एसोसिएशन है रावलपिंडी की, उन्होंने इस फैसले को मुस्तरद किया है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़श्ता रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें 100 ग्राम रोटी की कीमत 16 रुपये जबकि 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर की गई है। और इस नोटिफिकेशन के बाद जो इलाका मजिस्ट्रेट है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, उनको मुतहर्रिक किया गया है और आज शाम तक उनसे रिपोर्ट तलब की गई है। और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस पर अमल दर आमद के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को वाज़ेह हिदायत दी गई हैं और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सो नानबाई एसोसिएशन ऑफ रावलपिंडी तो कह रही है भाई हमारे बारे में नहीं आता और हम नहीं करेंगे, वो फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हुकूमत इस फैसले पर अमल दरामद कराने की कोशिश कर रही है। 500 रुपये फ़ी बोरी 20 किलो आटे के थैले पर अगर कम हुआ है, उस हिसाब से हुकूमत ने अपना फार्मूला निकाला है कि रोटी अब 100 ग्राम की 16 रुपये में मिलनी चाहिए। आम आदमी तो जाहिर है, जो गरीब आदमी है उसके लिए तो रिलीफ है। लेट्स सी रिलीफ कितनी देर तक कायम रहता है। और गैस के नर्ख भी तंदूर मालिकान का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा हैं, जो कि हैं बड़े हैं पहले से, इसलिए उनको कॉस्ट नहीं आ रही है। इस हिसाब से लेट्स सी कितनी देर तक ये मामला चलता है और क्या फिर हल निकाला जाता है अगर इनके रिजर्वेशंस अगर जारी रहते हैं, बरकरार रहते हैं। दीगर शहरों में क्या सूरत हाल है? पंजाब के जहाँ पर ये रोटी अब 16 रुपये में फ़रोख्त करने का हुक्मनामा आया है सरकार की तरफ से 100 ग्राम की, तो दीगर शहरों की सूरत हाल आप तक पहुँचाएंगे। आप भी हमें बताएं भाई, आपके मोहल्ले के तंदूर पर क्या रोटी 16 रुपये में मिल रही है, नहीं मिल रही है? आज जियो पाकिस्तान TV पर हमें एक्स पे लिख के भेजिए। क्रिकेट की बात करेंगे। न्यूजीलैंड की टीम 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है, मगर पाकिस्तान टीम के लिए शुरू में ही 2 मुश्किलात वाज़े नजर आ रही हैं। इत्तलात हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इब्तदाई 2 मैचेस नहीं खेल पाएंगे। ये मुश्किल है या रोटेशन पॉलिसी है, ये हम क्लैरिटी लेंगे। फिर मुल्क भर में बारिशें हो रही हैं, हाँ ये मुश्किल ज़रूर है। कल बारिश की वजह से पाकिस्तान टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन रावलपिंडी में मनसूख करना पड़ा। दोनों टीमों के दरमियान 18, 20 और 21 को पिंडी में T20 मैचेस होंगे, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम की खराबी से मैचेस मुतासर होने का खदशा तो ज़रूर है। वर्ल्ड कप की तैयारी की मुनासिबत से पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ बड़ी अहमियत रखती है और अगर मैचेस मनसूख होते हैं तो ये पाकिस्तान टीम के लिए कोई नेक शुगून नहीं होगा। अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि काकुल में ट्रेनिंग कैंप के बाद शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग रिदम हासिल करना चाहते हैं। वो वर्ल्ड कप से पहले किसी इंजरी का रिस्क नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि उन्होंने इब्तदाई 2 मैचेस ना खेलने का फैसला किया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, याहया हुसैनी, उनसे हमने याहया से बात की थी।
या बता दीजिएगा क्या अपडेट मिल रही हैं? अगर बारिशें होती हैं तो फिर क्या वेन्यू तब्दील करने का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा? वैसे तो अक्रॉस द पंजाब ही बारिशें हो रही हैं, या फिर बारिश से जो मैच मुतासर हुआ वो कैंसिल समझें? ये हो नहीं पाएगा अब्दुल्ला, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम ही बचा है, क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची यहाँ पाकिस्तान तो वेस्ट इंडीज और जी बिल्कुल, तो वो यहाँ पर एक्शन में होंगी। तो अब आपको जो है वो मौसम के रहमो करम पर ही रहना पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि हो जाएंगे मैच। 3 मैच पिंडी और 2 गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। और जहां तक आपने बात की है शाहीन शाह अफरीदी की, तो वर्ल्ड कप 2024 जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मुनक्किद हो रहा है, पाकिस्तान टीम को 12 T20 मैच खेलने हैं। और इन 12 T20 मैचों में तो मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं उनको आप खिलाएं वर्ल्ड कप जैसे अहम मैच से पहले। तो शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि काकुल में ट्रेनिंग हो रही थी, और आपको पता है कि फिजिकल ट्रेनिंग वहां पर हुई है, वहां पर कोई क्रिकेट की ट्रेनिंग नहीं हुई, और PSL के बाद से खिलाड़ी जो है वो बैट और बॉल से दूर रहे। तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी यही सोचा कि उन्होंने टीम मैनेजमेंट को मुत्तला किया है कि जी आप मुझे 2 मैचों में आराम कराएं। और वैसे भी अगर आपको याद हो कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड जो है वो रोटेशन पॉलिसी के साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता है, और वो ये चाहता है कि एक अच्छी टीम बने, आपकी एक अच्छी बेंच स्ट्रेंथ हो। और वैसे ही आपको पता है कि हारिस रऊफ आपकी बॉलिंग में इस वक्त शामिल नहीं है इंजरी की वजह से, उसके बावजूद आपकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा मुकाबले की फिजा है। नई बॉल के साथ आपको इमाद वसीम की अगर सहूलत मयसर है तो आप साइम अयूब जो कि इनिंग का आगाज करते हैं, वो भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से नया बॉल डालने के बाद अब इस मुकाबले की दौड़ में शामिल हो गए हैं। उसके बाद आपके पास अब फास्ट बॉलिंग में अगर हम बात करें, बड़ा कंपटीशन है। शाहीन अफरीदी है, आमिर की वापसी के बाद नसीम शाह भी वापस आ गए हैं, जमान खान है, मोहम्मद वसीम जूनियर को जगह मिली नहीं है, अब्बास अफरीदी को जगह मिल पाती है नहीं मिल पाती, आमिर जमाल को जगह मिल पाती है नहीं मिल पाती। तो कंपटीशन बहुत है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात। अच्छा, अच्छी बात है, लेकिन इट मेक्स न्यूज़ व्हेन शाहीन इज नॉट अवेलेबल फॉर 2 मैचेस। हालांकि रोटेशन पॉलिसी है तो 2 मैचेस में शाहीन नहीं होंगे, तो हो सकता है 2 में आमिर ना हो या 2 में नसीम ना हो। सो हम यही एक्सपेक्ट करें कि इसी तरह की सूरत हाल हम देखेंगे। देखिए अब्दुल्ला, जो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई है उनके 6 प्लेयर जो है वो IPL खेल रहे हैं, 2 प्लेयर जो है वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आराम कराया है रोटेशन पॉलिसी को मद्देनजर रखकर। तो एक बहुत ही कमजोर टीम न्यूजीलैंड की आई है, और पाकिस्तान आने से पहले उनके 2 खिलाड़ी अनफिट हो गए, एडम मिलने और फिन एलन। तो अब इस टीम में कुछ बचा नहीं है। तो आई थिंक कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड को, मौजूदा टीम मैनेजमेंट को, कप्तान बाबर आजम को जिस हद तक अपने खिलाड़ियों को इस सीरीज में आजमाने का मौका दे सकते हैं देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमको 3 T20 मैच आयरलैंड से खेलना है, 4 T20 मैच इंग्लैंड से इंग्लैंड में खेलना है जो कि इस टूर्नामेंट की डिफेंडिंग चैंपियन होगी। तो हमारे लिए वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छी टीम बनाने का इससे बेहतर मौका मयसर आएगा नहीं। तो सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं, बाकी खिलाड़ियों को भी आपको आराम कराना पड़ेगा। और वहाब रियाज तो यहाँ तक कह चुके हैं कि बाबर आजम की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे मैच खेलेंगे। उन्होंने कहा कि कप्तान भी रोटेशन पॉलिसी पर बाहर बैठे, मगर उसके लिए नायब कप्तान का होना भी जरूरी है ना। वो पता नहीं कब अनाउंस करेंगे नहीं करेंगे, वो भी हम आपसे पूछ लेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के हेड कोच अजहर महमूद ने T20 स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है, इस्लामाबाद से होटल पहुंच गए हैं, ऐसा ही है या? जी बिल्कुल ठीक है आपने कि अजहर ईद उल फितर की तातीलात के लिए इंग्लैंड चले गए थे, वहां पर उनका घर है, अब वो वापस आए हैं, तो वो अब पाकिस्तान टीम के साथ एज ए हेड कोच काम करेंगे। लेकिन अब्दुल्ला, बड़ी दिलचस्प बात आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपको याद हो 2 महीने पहले मोहम्मद हफीज जो है होल एंड सोल इंचार्ज थे पाकिस्तान क्रिकेट के, डायरेक्टर क्रिकेट की हैसियत से। अभी तो वो नाराज घूम रहे हैं। तो सेम वही रोल में आप बाबर आजम के साथ वहाब रियाज को देखेंगे। बहुत ताकतवर शख्सियत है पाकिस्तान क्रिकेट की। राइट नाउ ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान क्रिकेट के अहम फैसलों के हवाले से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी की उनको मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है, और जो भी फैसला है मशावरत से वो कर रहे हैं। कप्तान बनाने का फैसला सिलेक्शन कमेटी के पास, टीम बनाने का इख्तियार सिलेक्शन कमेटी के पास, टीम की जो 11 रुकनी टीम है वो सिलेक्शन भी सिलेक्शन कमेटी के इंतहाई अहम वहाब रियाज करेंगे। तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और ऐसी सूरत हाल में जो आपके कोच है वहाब रियाज के साथ अजहर महमूद और कप्तान बाबर आजम, वो सोलो फ्लाइट नहीं लेंगे, बल्कि वहाब रियाज उनके साथ होंगे। और फिर बैटिंग कोच की हैसियत से ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद यूसुफ होंगे, वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। और सिलेक्शन कमेटी जो है उसमें कप्तान बाबर आजम और हेड कोच अजहर महमूद भी शामिल हैं। तो एक अच्छी बात है
हाँ, आपसे बात करते हुए ना या एक और बात होती है कि सबके मिडिल नेम पता लग जाते हैं। मतलब आई वंडर कब से आपकी ये प्रैक्टिस है। मैं और हुमा उस दिन भी बात कर रहे थे, पर्टिकुलरली जो चेयरमैन पीसीबी होता है ना, उनका नाम तो आप बड़ी दिल जमी और पूरा मुकम्मल लेते हैं, जिनके उनके सांप के लाके सब आपको याद होते हैं। So ये कब से शुरू किया वैसे आपने? वैसे अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक आई रियली वांट टू नो दिस। नहीं अब्दुल्ला, होमवर्क करना पड़ता है। देखिए बात दरअसल ये है कि जिस तरह एक क्रिकेटर है वो ये बताता है कि जी इस खिलाड़ी का जो है वो रिदम अच्छा नहीं है, ये बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा, तो हमें इन चीजों पे निगाह रखनी है बीइंग अ जर्नलिस्ट। जिस तरह मैंने बात की सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब की, उनकी टीम में कौन है, और चूंकि उनके साथ पंजाब हुकूमत में भी वहाब रियाज ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, उनके ऊपर बड़ा उनको एतमाद है, और जिस तरह उन्होंने खेल और खिलाड़ी के लिए पंजाब की सतह पर काम किया, अब वो क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हो। जो अच्छी बात है वो ये है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी हो या वहाब रियाज हो, वो चीजों को शेयर कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जरूर हैं, लेकिन साथ साथ अच्छा, वो जो एक इत्तला थी, अब उड़ती खबर सुनी थी कि भाई सियासी बेसिस पे, बुनियादों पे जो भर्तियां हुई और धड़ाधड़ भर्तियां हुई, पर्टिकुलरली चौधरी ज़का अशरफ के ज़माने में, हम उन्हें ज़का अशरफ कहते हैं, आप उन्हें चौधरी ज़का अशरफ कहते हैं। सो वो ऐसा है कुछ कि लिस्टें मंगवा ली हैं मोहसिन नकवी साहब ने एंड ही इज गोइंग टू लुक इनटू इट? देखिए हो सकता है लिस्टें मंगा ली हो, लेकिन कौन इन होगा और कौन आउट होगा ये इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको याद हो, नेशनल स्टेडियम कराची में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि जी 1100 लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं और 11 रुकनी टीम है, तो शायद 11 रुकनी टीम के लिए तो वो 1100 लोग काम नहीं कर रहे हैं, और भी क्रिकेट बोर्ड में काम है। लेकिन वो ये जो बात करते हैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, और ये 20 साल से हम बात कर रहे हैं कि भाई राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। अब अगर आप वहाब रियाज की बात करते हैं कि वो सिलेक्शन कमेटी में भी है, सीनियर मैनेजर भी है, बहुत सारे लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं कि जी मंसूर राना के होते हुए वहाब रियाज की क्या जरूरत है। तो देखिए एक अच्छी शुरुआत की है, जिस तरह मोहसिन रजा नकवी साहब ने ये किया कि सिलेक्शन कमेटी का कोई हेड नहीं है, इस पर बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरे भी अपने सवालात हैं, लेकिन जो आता है वो अपने अंदाज में काम करता है। मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक वहाब रियाज के साथ खेले, तो अब अगर वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर बन जाते तो बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि यार मोहम्मद यूसुफ और वहाब रियाज के अंडर में काम कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन असल चीज यह है कि अब तक क्रिकेट बोर्ड ने शॉट खेले हैं, अब शॉट खेलने का टाइम टीम पाकिस्तान का है, तो जो टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस होगी वो क्रिकेट बोर्ड के लिए क्रिकेट बोर्ड कब शॉट खेलेगा? जी उसमें तो कोई शक नहीं है अब्दुल्ला कि पाकिस्तान टीम के लिए इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता, और जो आईसीसी वर्ल्ड T20 अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मुनक्किद हो रहा है, एक बहुत ही केक वॉक किस्म का ग्रुप है पाकिस्तान का, जिसमें हमारा रिवायती भारत के साथ न्यूयॉर्क में 9 जून को मैच है। उसके अलावा इस ग्रुप में कनाडा है, आयरलैंड है और अमेरिका की टीम है, तो आप समझे कि पाकिस्तान और भारत की टीम है, कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं होता, तो अगले मरहले में ये टहलते हुए पहुंचेंगे। बस 9 जून को जो न्यूयॉर्क में मैच है वो एक बड़ा मैच है। जी उसकी तो टिकटों के लिए बड़ी मारा मारी चल रही है आजकल क्या बड़े अरसे से चल रही है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पे हम जरूर आपसे कभी बात करेंगे। थैंक यू याया फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। हम अभी मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पे बात करेंगे। ईरान ने ऑल्दो हमलों के बाद ही वाज़ेह कर दिया था कि अब मजीद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन अगर इजराइल ने कोई जवाबी हमला किया तो पहले से भी ज्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। अब इजराइल तो इंदिया दे रहा है कि वो जंग तो नहीं शुरू करना चाहता, लेकिन अपनी नौयत का जवाब जरूर देगा। इजरायली काबीना ने कल 2 इजलास किए, लेकिन ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का एग्जैक्टली फैसला नहीं हो सका है। बहुत सी चेमागोइयां हो रही हैं। इजरायली काबीना आज फिर इजलास करेगी। इजरायली हुकूमती तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इजराइल के पास तमाम ऑप्शंस खुले हैं। दूसरी तरफ ईरान के सख्त तरीन मुखालिफ मुल्क भी ईरानी हमलों की मजम्मत तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों मुल्कों पर कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुसाहरा करने पर जोर भी दे रहे हैं। इस बात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर बराह रास्त हमला किया तो ईरान स्ट्रेटेजिक तौर पर आबनाए हरमज बंद कर सकता है, जिससे दुनिया को तेल की सप्लाई का तकरीबन 1/4 हिस्सा बंद हो जाएगा। खित्ते में इस तरह बड़ी जंग भी छिड़ सकती है और खित्ता पहले ही मजीद पूरी दुनिया ही तेल की कीमतों में मजीद इजाफे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अमरीका के अपने इकोनॉमिक इशूज़ हैं, रशिया के अपने हैं, और चीन भी नहीं चाहेगा कि तेल की कीमतों में इजाफा हो। यही वो रौना ख्वाब है जिससे बचने के लिए खलीजी ममालिक समेत दीगर बहुत सारे ममालिक चाहते हैं कि कशीदगी का सिलसिला अब आगे ना बढ़े। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू एक नाकाबिल एतबार शख्स हैं जो अपने सियासी फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इजरायली आर्मी चीफ के हवाले से भी बयान मंसूब किया जा रहा है कि वो तय कर रहे हैं कि बस अब कहाँ फैसला करना है।
कुछ जौहरी जो तनसीबात हैं उस हवाले से भी चमगोइयाँ हैं, सरगोशियाँ हैं कि वहाँ पे भी हमला किया जा सकता है। इस पे हम बात करेंगे। अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जो सूरत हाल अब बन रही है, फिर भी ये कहा जा रहा है तमाम ममालिक की तरफ से ही कि तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईरान ने कह दिया कि अगर जवाब आया तो उससे भरपूर ताकत से मज़ीद जवाब दिया जाएगा। ये सिलसिला कहाँ रुकता आपको नज़र आ रहा है? क्या ये जंग पूरे खित्ते में फैल सकती है? पहली बात तो ये है कि मीडिया 24 घंटे खबरें देता है और सोशल मीडिया इतना तेजी के साथ मालूमात फराहम करता है, तो हर चीज जितनी अहम होती है उससे ज्यादा अहम नजर आने लगती है और फौरी नजर आने लगती है। हकीकत यह है कि अभी तक कोई वसीतर जंग नहीं हुई। यकीनन दो मुतहारिब कुव्वतें हैं और दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई हैं। दोनों की हुकूमतों को अनकरीब इंतखाबात का सामना है, अपने वोटरों को भी वो किसी ना किसी तरह का पैगाम देना चाहती हैं। लेकिन ये बात तय है कि हर एक को ये मालूम है कि जंग बहुत महंगी पड़ती है और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इसराइल अपने इमीडिएट खित्ते से बाहर और ईरान अपने अंदरूनी मामलात को काबू रखने से अलावा किसी और किस्म की फौजी कार्रवाई में दिलचस्पी रखते हैं। इस पूरे मसले में बुनियादी सवाल है जो हम अक्सर मुबस्सिरीन से पूछते हैं। ज़ाहिर है कि जंग या बेअमनी किसी भी मुल्क के मफाद में तो नहीं हो सकती, ना इसराइल, ना फ़लस्तीन, ना ईरान या कोई भी और मुल्क इस खित्ते का, लेकिन इस खित्ते में अमन कायम होके नहीं दे रहा। दिहाइयाँ हो गई हैं, यहाँ बेअमनी रहे, इसका बेनिफिशरी कौन है? बदअमनी रहने का कोई बेनिफिशरी तो कभी भी नहीं होता। असल बात यह है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स मौजूद हैं इस खित्ते में जो अपने मौक़िफ़ पर अड़ जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर फ़लस्तीनियों को कई दहाइयाँ लगी ये कबूल करने में कि वो इसराइल के पड़ोस में रहने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमास आज भी इसराइल को तस्लीम नहीं करती। इसी तरीके के साथ इसराइल फ़लस्तीनियों का यह हक़ तस्लीम नहीं करता कि उनकी अपनी रियासत होनी चाहिए। ईरान का अपना एक मौक़िफ़ है, वो अपनी इनकलाबी नज़रिए को पूरे आलम इस्लाम में फैलाना चाहते हैं। ये तमाम अवामिल मिलकर खित्ते में बदअमनी पैदा करते हैं। अगर खित्ते के लोग बाकी मुल्कों के लोगों की तरह और उनकी कायदीन ये सोचना शुरू कर दें कि बजाय इसके कि हमेशा इनकलाब, तब्दीली और दुनिया को बदल देने की बातें करने की बजाय अपने लोगों की खुशहाली पर तवज्जो करें, तो अमन कायम हो सकता है। पता नहीं दिन तो कब और कैसे आएगा। लेट्स वेट फॉर दैट। बहुत शुक्रिया आपका हुसैन हक्कानी साहब। वक्त की कमी, वक्त की किल्लत का हमें सामना है। अभी दुनिया की नज़रें इसी मामले पे जमी हुई हैं। पूरी दुनिया इस मामले को बगौर देख रही है कि इज़राइल का अगला स्टेप क्या होता है, और इज़राइल अगर अब अगला कोई कदम उठाता है या इस हवाले से बाकायदा कोई अनाउंसमेंट होती है तो उसके बाद ईरान का जवाब क्या होता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये सिलसिला इसी तरह फिर रुक जाता है या ये सिलसिला फैल कर एक जंग की सी सूरत इख्तियार कर लेता है? क्योंकि अभी तो दोनों ममालिक यही कह रहे हैं कि जंग नहीं करना चाहते लेकिन जवाब देने का हक़ रखते हैं। और बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर पहले ये भी कहा जा रहा था कि ईरान ने इज़राइल पर हमला किया, ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे, फिर दमिश्क में क्योंकि ईरानी सफारतखाने पर हमला किया गया था इज़राइल की तरफ से। और ये बात भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि इसका गज़ा के तनाज़े से बराह रास्त उस तरह से इस हमले का ईरान का कोई ताल्लुक़ नहीं था जिस तरह यहाँ कुछ लोग ये अज्यूम कर रहे थे या बता रहे थे। अच्छा जी, ये तो है गज़ा की सूरत हाल और इज़राइल ईरान तनाज़े के मुताल्लिक अपडेट। हम सस्ती रोटी के टॉपिक पर वापस आएंगे और हम ये जान रहे थे कि मुख्तलिफ शहरों में क्या पंजाब हुकूमत का जो अनाउंस करदा रेट है उस पर रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। इरफान हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रॉम फैसलाबाद और वो बताएंगे कि फैसलाबाद के तंदूरों में क्या सूरत हाल है। ओवर टू यू इरफान। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो कहा गया है कि 100 ग्राम की जो रोटी है उसे 16 रुपये में फ़रोख्त किया जाए, तो इस हवाले से जो फैसलाबाद की हम बात करें तो यहाँ पे हमें इस पे अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हमने यहाँ पे जिन इलाकों का विज़िट किया और जिन तंदूरों का हमने विज़िट किया है वहाँ पे 100 ग्राम की रोटी दस्तयाब ही नहीं है। अक्सर जगह के ऊपर हमने ये देखा है कि जो तैयार रोटी है वो 60 ग्राम या 70 ग्राम की रोटी या जो है वो फ़रोख्त की जा रही है।
और जो 60 से 70 ग्राम की रोटी है वो 15 रुपए में फ़रोख्त की जा रही है। और जब ये तंदूर वालों से हमने बात की, उनसे पूछा है कि अगर वो 100 ग्राम की रोटी तैयार करें तो उसके लिए उनकी कीमतें फ़रोख्त क्या होगी। उनका ये कहना है कि 20 रुपए से कम वो ये रोटी जो है वो फ़रोख्त नहीं कर सकते अगर 100 ग्राम की रोटी वो बेचें। और अगर वो 100 ग्राम की रोटी का उनका ये भी कहना था कि 100 ग्राम की रोटी जो है उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। अमूमन लोग जो है वो हल्की रोटी की डिमांड करते हैं और जो तंदूर मालकान हैं वो भी यहाँ पे 60 ग्राम या फिर 70 ग्राम तक की रोटी जो है उसको फ़रोख्त कर रहे हैं। फैसलाबाद में सूरत हाल ये है कि वहाँ पर कुछ तंदूरों पर रोटी नहीं मिल रही है 16 रुपये में। फैसलाबाद में जो इंतज़ामिया है, आई होप कि इसको देखने के बाद ज़रा मुतहर्रिक होगी और वहाँ इस पर अमल दरामद की कोशिश की जाएगी। उधर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी हमारे पे वापस आइए ज़रा, बताना आपको ये है कि उन्होंने भी 5 रुपये रोटी में कमी की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया और वहाँ पर बताया जा रहा है कि गंडापुर साहब ने अनाउंसमेंट की है कि भाई 100 ग्राम की रोटी अब मिलेगी 15 रुपये में। हालाँकि अभी क्या पता नहीं 1-1.5 दिन पहले की बात है कि बैरिस्टर सैफ ये पंजाब हुकूमत ने जो इक़दाम किया, ये अनाउंसमेंट की, इसका तमस्खुर उड़ा रहे थे, इसकी भद उड़ा रहे थे, इसका मजाक बना रहे थे और अब गंडापुर साहब ने ऐलान कर दिया। खैर अब कीमत में कमी का ऐलान हो, इसका फ़ायदा तो गरीब तबके को ही पहुँचता है, तो इसको हम इनकरेज ही करेंगे और वहाँ से भी सूरत हाल मालूम करेंगे कि इस अनाउंसमेंट के बाद क्या पेशावर और दीगर शहरों में खैबर पख्तूनख्वा के 15 रुपये में रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसमें गरीब आदमी का तो फ़ायदा होता है, इसलिए ज़रा सोच लेना चाहिए किसी भी इस किस्म के इक़दाम का मजाक उड़ाने से पहले कि कल को ख़ुद भी आपको वही करना पड़ेगा। अब ये मामला आपके सामने रख रहे हैं, राय आप खुद कायम कीजिएगा। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार के हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून की मौत का मामला ऐसी गुत्थी बन गया है जिसका कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा है। महकमा रेलवे और खातून के अहल खाना के बयानात में तजादात ने केस को मजीद दिया है। बच्चे जो मौजूद थे उनके बयानात भी बहुत कुछ वैसे बता रहे हैं। खातून के भाई अफजल के मुताबिक मरियम का ताल्लुक जड़ावाला के चक 648 गाफ पे से था। मरियम 7 अप्रैल को कराची से बजरिया मिल्लत एक्सप्रेस रवाना हुई। बहावलपुर पुलिस ने 8 अप्रैल को बहन की ट्रेन से गिरकर हलाकत की इत्तला दी। उन्होंने ट्रेन हादसा समझकर 9 अप्रैल को गांव में तदफीन कर दी, लेकिन वीडियो वायरल होने पर हकायक का इल्म हुआ तो उन्होंने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरखास्त दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अफजल का कहना है कि पुलिस एहलकार ने मरियम पर तशद्दुद किया, जो कि किया और वो सामने नज़र आ रहा है, और अहल खाना कहते हैं कि वही मरियम का कातिल भी है। खातून के भतीजे गालिब हम्माद के मुताबिक पुलिस एहलकार फुप्पो को साथ लेकर गया और हमें अगले स्टेशन पर उतार दिया। बच्चों को अगले स्टेशन पर उतार दिया। बच्चों की उम्रें आप देखें, मतलब क्या कहा जा सकता है। बच्चे क्या कह रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अहल खाना का मौक़िफ़ सुनिए पहले आप। ये हम लोग कराची से बैठे थे, अब हम बैठ गए थे। अगली सुबह मेरी फुप्पो अंदर बैठी थी, ऊंची ऊंची विर्द पड़ रही थी ना, विर्द पड़ रही थी, तो वो पुलिस वाला बोलता तुम यहाँ पर शोर कर रहे हो, यहाँ से उठो। मेरी फुप्पो नहीं उठ रही थी, बोलती हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग विर्द पढ़ रहे हैं। तो वो मेरी फुप्पो को थप्पड़े मारी है, हमको भी, मेरी बहन को थप्पड़ मारी है, वो उसको आगे ले गया। इसके बाद ट्रेन रुकी, हमको वहीं पर बिठा दिया, हम लोगों ने देखा नहीं, वो चला गया आगे लेके। तो इसके बाद ट्रेन रुकी, हम लोग नीचे उतरे, हम लोगों ने अपनी फुप्पो की डेड बॉडी देखी। कहाँ ले गया था? ये पता नहीं हमको कहाँ पर लेके गया, उसी ने मारा है। मेरे को इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक मैंने चढ़ाई है, बच्चों के साथ कोई दिमाग नहीं खराब सी, कोई कुछ नहीं सी, बिल्कुल ठीक सी, बिल्कुल ठीक सी। मेरी बच्ची पढ़ी लिखी सी, 10 पढ़ी सी, सब कुछ जानती थी। उन्होंने जान के मारा, मार के पागल करके फेंक दिया उसे। मेरा बच्चा, मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ। उस पर इतना उसको मार रहा है, इतना ज़्यादा मार रहा है कि भाई पता नहीं उसको कहाँ सीट के लेके जा रहा है। मुझे तो लगता है उसी ने मारा है, उसी ने मारा मेरी बहन को। वो कत्ल उसने किया, उसने कत्ल किया उसका। और अब हमने दरख्वास्त वज़ीर आला पंजाब को भी भेजी है, वज़ीर आला पंजाब को, वज़ीर आला सिंध, सबको हमने दरख्वास्त भेजी।
अब यह है मामला। इससे पहले इत्तलात आ रही थी कि खातून बगैर टिकट के सफ़र कर रही थी, जिस पर तनाज़ा खड़ा हुआ। दूसरी तरफ रेलवे हुक्काम का इसरार है कि खातून के रिश्तेदारों ने बताया था कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, वैसे समझ से बाहर है मामला। रेलवे हुक्काम का कहना है कि खातून पर तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकार मीर हसन की ड्यूटी कराची से हैदराबाद तक थी। वो हैदराबाद पर उतर गया, जहाँ उसने अदालत से ज़मानत हासिल कर ली है। रेलवे का मौक़िफ़ है कि खातून ने बहावलपुर की चने कोट के करीब चलती ट्रेन से छलांग लगाई। वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तहकीकात तश्कील दे दी गई है। रेलवे पुलिस हैदराबाद ने खातून पर तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस एहलकार मीर हसन को कल दोबारा गिरफ्तार कर लिया है और ये गिरफ्तारी एहलकार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दफ़ा 302 शामिल किए जाने के बाद अमल में लाई गई है। सुबह तो गिरफ्तार है। अब इस वाक़े की मज़ीद तफसील और मकतूला के अहल खाना से जो मुलाकात हुई है हमारे साथी हम्माद अहमद की, उनसे जानेंगे क्या एग्जैक्टली हुआ। आप अब क्या सेंस हासिल कर सके हम्माद इस वाक़े में अहल खाना से मुलाकात और उनसे बात करने के बाद? जी, इस वक्त हम फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के चक 648 गाहबे में मौजूद हैं और इस गांव की रहायशी 29 साला मरियम जो ईद गुजारने के लिए कराची से यहाँ पर आ रही थी, वहाँ पर वो मुलाजमत के लिए मकीम थी और वहाँ से वो 7 अप्रैल को मिलत एक्सप्रेस के ज़रिए फैसलाबाद के लिए रवाना हुई और उसके बाद 8 अप्रैल को अहल खाना को एक पुलिस की जानब से फ़ोन कॉल के ज़रिए इतला मिली कि उनकी जो बेटी है उसकी डेथ हो चुकी है और उसके बाद अहल खाना ने वहाँ पर बहावलपुर के इलाके चन्नी गोट रेलवे स्टेशन के करीब जाकर वहाँ से अपनी जो बेटी की डेड बॉडी हासिल की और उसको गांव लाकर उन जो 9 अप्रैल को उसकी तदफीन कर दी। इसके बाद 13 अप्रैल को एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पुलिस एहलकार को ट्रेन के अंदर खातून पर तशद्दुद करते हुए देखा जा रहा था और उस वीडियो में इन्होंने अपनी बेटी को शनाख्त कर लिया कि इनकी जो जिस बेटी की डेथ हुई थी वो वही पुलिस एहलकार के तशद्दुद का निशाना बन रही थी। तो उसके बाद इस वाक़े ये नया पहलू सामने आने के बाद जो इन्होंने कानूनी कार्रवाई के लिए अब भागदौड़ शुरू कर दी और अब जो है इनकी जानब से कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी गई है कि इस वाक़े के हवाले से कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात की जाएँ। थाना से बात करके आपको आइडिया हुआ कि वो इसे अब कत्ल केस ही के तौर पर परसू कर रहे हैं या अभी भी इबहाम है उनके जहन में? इस हवाले से जो अहले खाना है उनका ये कहना है कि जो मरियम है वो कराची से सही सलामत 2 बच्चों के साथ रवाना हुई थी। उनके भतीजे जो 11 साल एक की उम्र है और एक भतीजी उनकी 9 साल की करीब उसकी उम्र है, वो साथ उनके मौजूद थे। उसके बाद जो उनके साथ वाक़या पेश आया कि वो ट्रेन में पुलिस एहलकार की जानब से तशद्दुद किया गया और वो तशद्दुद करते हुए उनको साथ ले गया और उनका ये मानना है कि उसके बाद ही कोई ऐसी वजह बनी है जिसकी वजह से मरियम की मौत वाक़या हुई है। तो इन्होंने इस हवाले से बाकायदा तौर पर कत्ल के इल्ज़ाम आयद करते हुए जो पुलिस को दरख्वास्त भी दी है कि इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी शफाफ तहकीकात की जाए और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका हम्माद अहमद। पाकिस्तान रेलवे का इस मौके पर मौक़िफ़ लेंगे इस मामले पर तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज़ बाबर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, मामला हम तशद्दुद से शुरू करते हैं। आपने जो इंक्वायरी की है अब तक, एक्चुअली क्या हो रहा था कि एक औरत को सबके सामने और सब बाकी वैसे मर्द भी वहाँ पे खामोश तमाशाई थे, बच्चों के साथ जो उसके भतीजे हैं और एक भांजी है, ये पुलिस एहलकार मारे चला जा रहा है? व्हाट हैपेंड? इससे कबल के कुछ बताऊं, इसमें पहले तो ये अर्ज कर दूं कि इस जो हुआ है तशद्दुद हुआ उसको किसी सूरत हम कंडोन नहीं कर रहे, ना ही किया जा सकता है। अब जो हुआ वो ऐसा था कि खातून आई हैं और एक ऐसी जगह पे बैठी हैं जो किसी दूसरे मुसाफिर की सीट थी। उस मुसाफिर ने इनसे कहा है कि आप काइंडली यहाँ से उठ जाएं, ये मेरी सीट है। अच्छा, लेकिन वो नहीं उठी। बारहा कहा गया है लेकिन वो नहीं उठी और वो जो उस मुसाफिर का जो सामान वहाँ पे पड़ा हुआ था उसको भी इधर उधर उन्होंने बिखेरने की कोशिश की है। जब ये सारा मामला हुआ तो फिर पुलिस एहलकार को बुलाया गया, मीर हसन को, जो आपको वीडियो में भी जाहिर नजर आ रहा है। तो उस मीर हसन ने इनसे पहले तो काफी मिन्नत समाजत की है लेकिन वो एग्री नहीं हुई वहां से उठने के बाद, मतलब उठने के लिए। उसके बाद जो हुआ है
वो आपके सामने है सारा, और जिसकी जाहिर है जिसका गुस्सा और गम आपको भी है, मुझे भी है और सबको है। अच्छा, ये जो चीजें हमें इंफॉर्मेशन मिली है ये उन मुसाफिरों से मिली है जो कि वहां पे उन खातून के साथ वहां पे मौजूद थे। इस पुलिस एहलकार को कहा गया कि आप किस तरह के पुलिस एहलकार हैं, आप 20-25 मिनट से इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ से रिमूव करें इनको। तो उसने जो किया फिर उसके बाद वो आपके सामने ये चीजें। अच्छा, उसके बाद ये पुलिस एहलकार मीर हसन जो कि अब गिरफ्तार भी है, इनको कहाँ ले गया? इस टाइम गिरफ्तार नहीं है, ऑन बेल है। आज हम इंशाल्लाह दोबारा जो है वो कोर्ट में जाएंगे ताकि जो है इनकी बेल कैंसिल की जाए। वो दूसरे डब्बे में ले गया, और जहां तक ये चलाया जा रहा था कोई 1-2 चैनल्स पे कि इन्होंने ये जो मीर हसन है इस शख्स ने शायद इसको खातून को कत्ल किया है, जो भी है। उस सिलसिले में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको अर्ज करता चलूं कि खातून की जो नाश है वो हमें मिली है चन्नीगोट के करीब। ये थाना जो जली थाना है ये मुल्तान डिवीजन में आता है, जबकि जो ये जो कांस्टेबल था इसकी ड्यूटी थी हैदराबाद से कराची तक। इसकी हमने सीडीआर निकलवाई है, सीडीआर में इसका हैदराबाद और कराची में ही पाया जाना साबित होता है 7 और 8 तारीख को। तीसरी बात ये कि इसको 7:25 पे 7 तारीख को हैदराबाद में असला जमा करवाते हुए न सिर्फ उन्होंने देखा है स्टेशन के अमले ने, बल्कि इसका रजिस्टर में भी रिकॉर्ड मौजूद है कि हैदराबाद में उतर गया था, और इसको मुसाफिरों ने भी बाद में हैदराबाद के बाद नहीं देखा, जो कि तकरीबन 8-10 घंटे का सफर है उसके बाद। तो इसमें फिर भी हम किसी हैदराबाद के बाद उस खातून को किसी ने देखा जिंदा हालत में? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब खातून ने छलांग लगाई है तो मुसाफिरों ने शोर डाला है कि वो छलांग लगा दी। ये हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो कि डेफिनेटली इंक्वायरी कंप्लीट होगी तो तब ये सारी चीजें जाहिर है हम वो आपको गोशगुजार करेंगे, सामने लाएंगे। तो अभी तक की स्टेटमेंट्स यही हैं कि उन्होंने खुद छलांग लगाई है, लेकिन किसी पहलू को भी हम नजरअंदाज नहीं। ये बताइए, ये बच्चे अभी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्हें वो कहते हैं हमें नहीं पता कि हमारी फुप्पो को उसके बाद कहाँ ले गए। आपके पास क्या इत्तला है? बच्चों और इस खातून को एक जगह रखा गया था, बिकॉज द चिल्ड्रन आर क्लियरली सेइंग कि हमें नहीं पता फुप्पो को कहाँ ले गए। देखिए, हमारे पास मुसाफिर मौजूद हैं और जो इस चीज की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो दूसरे डिब्बे में थी और उनको कोई ऐसी जगह पे नहीं रखा गया था जहां पे कोई दूसरा मौजूद ना हो। जहां तक ये बात है कि क्या वो बच्चों के सामने थी या नहीं थी, तो अभी इंक्वायरी का आगाज है। अभी तो वो जो बंदा है मीर हसन, वो जमानत पे है, हम उसको दोबारा इंशाल्लाह वो बुला रहे हैं। नहीं तो उससे आपने इब्तदाई बयान भी नहीं लिया? जी, इब्तदाई बयान हुआ उसका? देखिए, उसने तो इब्तदाई बयान यही दिया है कि जी वो उसको दूसरे डब्बे में ले गया था, लेकिन उसको दूसरे डब्बे में ले गया था। बच्चे कहाँ थे? 11 साल का बच्चा आप ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, किसी और के हवाले तो नहीं कर सकते। उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक वो उधर ही थे, बच्चे वहीं पे थे, लेकिन हम उसके स्टेटमेंट पे नहीं जाएंगे। हम तमाम शवाहिद को देखेंगे, बच्चों के स्टेटमेंट हम अलहदा से लेंगे, मुसाफिरों के अलहदा से लेंगे, एक चीज पे नहीं जाएंगे। हमारे बड़े अपराइट। अच्छा, अब ये बताइए कि इस जहां जो क्राइम सीन होता है, जहां कोई खुदकुशी करता है, वहां कुछ शवाहिद मिल जाते हैं ऐसे कि पता लग जाता है कि हाँ जी यहाँ छलांग लगाई गई है। सो इनकी लाश कैसे दरियाफ्त हुई? फौरन छलांग लगाने के बाद ये जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई? बिकॉज यू नो देयर इज अ प्रोसेस टू इट एज वेल। जरूरी नहीं है कि छलांग लगाते ही किसी की जान चली जाए। सो कहाँ इन्होंने छलांग लगाई, लाश कहाँ से मिली, ये आइडेंटिफाई कर पाए आप लोग? जी, यही जहाँ पे छलांग लगाई है वहीं से लाश मिली है, चन्नीगोट के करीब, और थाने वालों ने और रेस्क्यू वालों ने इनको आके पकड़ा है। लाश ही को, यानी कि वो तब तक दम तोड़ चुकी हुई थी। जाहिर है रेलवे आप जितनी स्पीड में जा रही होती है, वो 50 की स्पीड पे भी जा रही हो तो छलांग लगाना जो है वो इंतहाई मतलब उसमें चांसेस यही होते हैं कि बचने के इम्कान बहुत कम होते हैं। तो अभी तो इब्तदाई इसमें चीजें चल रही हैं, तो जैसे ही फाइनल होगा तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आप बेफिक्र रहें, इसमें ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी किसी तरह से हम छोड़ेंगे। हम बिल्कुल जो है उस बंदे को नहीं छोड़ेंगे जिसने हाथ उठाया, और बाकी जो अगर चीजें उसमें सामने आती हैं, हमें तो किसी ने अप्रोच भी नहीं किया FIR करें, हमने तो खुद करवाई है। अच्छा, ये जो मौक़िफ़ आ रहा था कि जी रेलवे हुकाम हमेशा नहीं कह रहे हैं कि खातून का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, आप इसकी तस्दीक करेंगे या तरदीद कर रहे हैं? मैं अर्ज करता चलूं कि उन्होंने जो एफिडेविट जमा करवाया है मकामी थाने में, ये उसमें उन्होंने खुद दिया है। हमने तो नहीं कहा था कि आप जमा करवाएं, ना ही उन्होंने हमें जमा करवाया, ये मकामी थाने में उन्होंने जमा करवाया।
और इसमें उनकी स्टेटमेंट भी एक सोशल मीडिया पे चल रही थी कि जी वो जबरदस्ती हमसे बयान लेके चले गए। तो जबरदस्ती ये बयान जो है वो कह रहे हैं कि वो जो सूबाई जो पुलिस है उन्होंने लिया, तो जबरदस्ती लिया या जो भी लिया जैसे भी ये वो जानते हैं या पुलिस जानती है। हम इसकी अपनी तौर से इंक्वायरी करेंगे कि क्या ऐसा था या नहीं था। जो भी चीजें सामने आएंगी वो आपसे गोश्त। और सबसे इम्पोर्टेंट तो इस मामले में पोस्टमार्टम होना चाहिए ताकि पता लग सके कि खातून की मौत कैसे वाक़ई हुई है, गिरने से हुई है, चोट लगने से हुई है, खातून के साथ मौत से पहले क्या कोई वाक़या रूनुमा हुआ नहीं हुआ। मतलब दीज आर ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड आई बिलीव। आप बेफिक्र रहें, ये सारा कुछ इसमें एक भी ऐसा एंगल नहीं छोड़ेंगे जिसमें कोई जो है ऐसी चीज रह जाए, मिस हो जाए कि जिसमें कोई वाज़ेह चीजें सामने ना आ सके। चले बाबर साहब, हमारे पास तो ये इत्तला थी कि दफ़ा 302 शामिल करने के बाद वो गिरफ्तार हो गया। आप कह रहे हैं वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। सो जाहिर है जो मरकजी ऑन बेल था, ऑन बेल आज हम दोबारा उस पर करेंगे, क्योंकि एक और अर्ज करता चलूं कि ये जो जहां पे उन्होंने छलांग लगाई है या गिरी है या जो भी एलिमेंट है जो उसमें वो जो जुरिस्डिक्शन बनती है मकामी थाने की बनती है, वो रेलवे पुलिस की नहीं बनती। तो ये जो सारा मामला तो है कोई ये चलते ट्रैक पे इन्होंने छलांग लगा दी या कोई स्टेशन पे छलांग लगाई? नहीं, ट्रैक पे तो जाहिर है कोई कैमरा वगैरह तो होगा नहीं। या फिर आप मेरी बात सुनिए, जब भी एवरीबडी हैज अ मोबाइल फोन दीस डेज एंड जब कोई इंसान खुदकुशी कर रहा हो या कर ले तो एक नेचुरल रिएक्शन होता है, लोग अपने जेब से फोन लगा के निकाल के रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं कि वो देखो वो लड़की ने अभी छलांग लगाई है। यू नो दिस हैपेंस। जी ऐसे ही। सो वुड यू ट्राई टू गेट इन टच विद ऑल दोस पैसेंजर्स जो कि उस डब्बे में इनके साथ थे कि भाई किसी के पास कोई वीडियो एविडेंस मौजूद हो, जैसा कि इस मारपीट का वीडियो एविडेंस है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक मुसाफिर ट्रेन में से छलांग लगा दे, उसकी लाश गिर जाए और वो मर जाए और वो उस किसी शख्स ने वो रिकॉर्ड ना किया हो। देखें, उस डिब्बे में जो लोग थे हम बारी बारी सबको कांटेक्ट कर रहे हैं, कुछ को कांटेक्ट कर चुके हैं, कुछ हमें स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। चूंकि सुबह 6-7 बजे का टाइम था और मुसाफिर जो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं उस टाइम पे होते, तो शायद किसी ने रिकॉर्ड किया हो, शायद ना किया हो। इसीलिए हम बुला रहे हैं ताकि अगर किसी के पास हो, हम तो ये चाहते हैं कि ये चीजें सामने आ जाएं। अगर कोई कल्प्रेट है तो हम उसको एग्जाम्पल बनाएं। तो हम तो ये इसमें किसी तरह से ऐसा नहीं है कि हम वो जो है मुतशद्दिद किस्म का जो हमारा उसने जो काम किया उसके साथ करें, कतई तौर पे ऐसा नहीं, मुसाफिर के साथ करें। बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज बाबर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि हम इसकी तफ्तीश में जो भी पेशरफ्त होगी हम आपको बताएंगे। दूसरी तरफ कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $5 अरब तक की सरमायाकारी में पेशरफ्त होती नजर आ रही है। अब सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की सरबराही में आला सतह का सऊदी वफ्द कल पाकिस्तान पहुँच गया है। सऊदी वफ्द सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और वज़रा समेत आर्मी चीफ से मुलाकातें करेगा और सऊदी वफ्द में माहौलियात, पानी और ज़राअत, सनत व मादनी वसाइल के वज़रा भी शामिल हैं। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में सरमायाकारी के अगले मरहले और अमल दरामद की उमूर पर मुशावरत करेगा। इससे पहले 7 अप्रैल को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मक्का मुकरमा में मुलाकात की थी, जिसमें सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई थी। मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान में $5 अरब मालियत के सऊदी सरमायाकारी पैकेज का पहला मरहला जल्द मुकम्मल करने के आज़म का इयादा किया था और पाकिस्तान की मौजूदा मौशी हालत को देखते हुए इक़्तिसादी लिहाज से ये दौरा बहुत अहम समझा जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, उनसे बात करते हैं। सऊदी अरब के जब हैं हुकूमत पाकिस्तान इस दौरे को पाक सऊदी ताल्लुकात का एक नया दौर करार दे रही है। क्या तवक्कुआत हैं आपको और पाकिस्तानी कौम को क्या तवक्कुआत होनी चाहिए इस दौरे से? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूं कि पाक सऊदी ताल्लुकात में नया बाब है और पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे जो साख है वो बहाल हो रही है और ये हमारी कामयाब फॉरेन पॉलिसी का एक आप समझते हैं कि एक साइन है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के विजिट के चंद रोज के अंदर ही सऊदी आला सतह के वफ्द का पाकिस्तान आना ये इस बात की दलील है कि वज़ीर आज़म साहब का जो दौरा था वो एक कामयाब दौरा था। और इसमें मैं ये भी जिक्र करना चाहता हूं कि SIFC के तहत जो इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट्स डिस्कस हो रहे हैं और आर्मी चीफ का भी विजिट हुआ सऊदी अरेबिया का, उसने भी इसमें बड़ा किरदार अदा किया। तो ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से स्पेशली जो शोबे हैं IT के, ज़राअत, मादनियात,
उसके अलावा तवानाई, ये इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में, इतने शोबे हैं कि जिसके अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। मईशत का जो इस्तेहकाम है, मईशत का मजबूत होना है, सरमायाकारी का बढ़ना है, तो ये ताज़ा हवा का झोंका है। और हम समझते हैं कि सऊदीया और पाकिस्तान के बड़े दरीना ताल्लुकात हैं, वो मजीद मजबूत हुए हैं और मजबूत से मजबूतर होते जाएंगे। ये पहली दफा हुआ है कि वज़ीर आज़म के किसी भी दौरे के बाद उस मुल्क के वक्त का फौरी तौर पे यहाँ आ जाना। साहब, अरबों डॉलर के सरमायाकारी के पैकेज की बात हो रही है, तो ये तासुर लिया जा रहा है कि पाकिस्तान मुश्किल तरीन माशी हालात के बावजूद इमदाद नई, कर्ज नई, सरमायाकारी ही मांग रहा है। क्या अब भी यही पॉलिसी रहेगी हमारी? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बड़ी क्लियर पॉलिसी है। उनकी हमेशा से एक विजन रहा है कि ट्रेड नॉट एड। तो उन्होंने कोशिश की है कि हम जो है वो इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मईशत के अंदर, मुख्तलिफ शोबों के अंदर, कि बाहर से इतनी इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक हमारी इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए, मईशत की बहाली के लिए एक नया चैप्टर है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला दोस्त ममालिक से ट्रेड होगी, वहां से इन्वेस्टमेंट आएगी और उससे पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं वो हल। अच्छा अता साहब, मईशत की बेहतरी के लिए बैरूनी सरमाया सबसे तो है, लेकिन इसके लिए साजगार माहौल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन की उतर मुताद्दिद जमातें हुकूमत मुखालिफ मुहिम आपको पता ही है शुरू कर चुकी हैं। क्या सियासी इस्तेहकाम कायम रहेगा या सियासी इस्तेहकाम आने वाले दिनों में बरकरार रहना आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कौमी धारे में सबको इस विजिट के हवाले से मुस्बत जो है आरा का इजहार करना चाहिए, और जहां पाकिस्तान का मफाद हो वहां फिर सियासत भी पीछे रह जाती है, सियासी जमातें भी पीछे रह जाती हैं। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, और एक रोशन, खुशहाल, खुद मुख्तार पाकिस्तान जो G20 की तरफ बढ़ रहा हो, ये हमारा मिशन है, जिसकी इकोनॉमी जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आए कि वो 1000 अरब डॉलर की, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो। ये जहन में होना चाहिए, और इस मिशन को अचीव करने के लिए सबको मिल बैठना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। शहबाज शरीफ की बलबला अंगेज की आदत में हम मईशत को आगे लेके बढ़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से इस मिशन में कामयाब हों। बहुत शुक्रिया आपका अताउल्लाह तारड़ हमारे साथ मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात सऊदी अहम वफ्द है जिसकी मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। लेट्स सी बाय द एंड ऑफ द टूर। जी, पाकिस्तानी फनकार, पेंटर्स, मुजस्समा साज वगैरह दुनिया भर में अपनी अलग शनाख्त रखते हैं, और इन्हीं में से एक नुमाया नाम है इमरान कुरैशी का, जिनके फनपारे अमारात से अमरीका तक हर जगह बड़ी डिमांड में रहते हैं। यौम पाकिस्तान के दिन से नीदरलैंड के मारूफ पलकरी स्टूडियो में इनकी एक स्पेशल नुमाइश चल रही थी, जो कि 2 दिन पहले ही अभी ख़त्म हुई है, और इसका टाइटल था स्कैटर्ड येट टुगेदर। पाकिस्तान के सफारत खाने के ताबन से मुनक्कदा इस नुमाइश का मकसद नीदरलैंड के आर्ट लवर्स को इमरान के मखसूस स्टाइल से मुतारिफ करवाना था। कितने पीसेस लेके गए थे, क्या रिस्पॉन्स रहा, वाज इट द फर्स्ट टाइम इन नीदरलैंड, ये सब हम इमरान से ही जानते हैं। इमरान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ओवर। बताइएगा कैसा रिस्पॉन्स रहा नीदरलैंड में, वाज इट योर फर्स्ट टाइम, कितने आप लेके गए थे, हाउ वाज इट लाइक? नीदरलैंड में मेरे मतलब विजिट तो पहला नहीं था, लेकिन एग्जीबिशन जरूर पहली दफा हुई है, और सोलो शो था मेरा पलकरी स्टूडियो में, जो पाकिस्तान एम्बेसी ने ऑर्गेनाइज किया था। जो एम्बेसडर हैं सुलजूक तारड़ साहब, उन्होंने इनिशिएट किया था, और हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट तो आप हमेशा ही करते हैं अपने काम के थ्रू। हेलो, आई थिंक वी विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू अगेन। दोबारा से हम कनेक्ट करते हैं इमरान भाई, सो एज सून एज वी गेट इन टच विद आपसे करेंगे। सो पहली एग्जीबिशन ज़रूर थी, और आई एम श्योर इनका काम ही ऐसा है कि एक दफ़ा तो आप दंग रह जाते हैं कैनवस पर, जो ऐसा लगता है कि रंग के छींटे हैं, लेकिन जैसे ही आप करीब जाते हैं तो they have their own character, or it is so mesmerizing and so fascinating to look at his art. So, Ji Imran Saab, please continue.
जी, तो काफी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक तो ये स्टूडियो जो है ये बड़ी जबरदस्त जगह थी जहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी ने शो ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि एक ये समझ लें सिटी काउंसिल की जैसे एक आर्ट्स काउंसिल होता है उस तरह की स्पेस है जिसमें और भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं। तो जो ट्रैफिक है व्यूअर्स का वो बहुत ज्यादा है, उसके अंदर व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है, लोग हर तरह से आ रहे थे और एम्बेसी ने भी काफी इनवाइट भी किए बहुत अहम शख्सियात को, दुनिया भर की जो थी वो सारी वहां जमा थी। तो और काम किस तरह लेकर गया उसका जवाब यही है कि मेरी गैलरी जो आउट किया जो उनके पास काम थे वो यूरोप से ही उधर पेरिस से उधर भेजे गए। डैन हैग में और इमरान भाई पता है क्या आपके सिग्नल्स का या हमारे सिग्नल्स का मतलब समहाउ वी नॉट वी कैन सी यू बट आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टॉर्ट हो रही है बार बार। सो हम ऐसा करते हैं कि इनको टेलीफोन पे ले लेते हैं ताकि हमारी जो है ना एटलीस्ट बात तो हो सके कि आगे के क्या प्लान्स हैं, ये एग्जीबिशन स्कैटर्ड येट टुगेदर, व्हाट डज इट यू नो टेल द ऑडियंस, क्या है, किस थीम के गिर्द ये डिज़ाइन की गई है या बनाई गई है, क्या सोच है इसके पस मंज़र में, और कैसा वहाँ के जो मकामी अफराद थे पर्टिकुलरली उनके लिए आर्ट की ये जहत या इस तरह का आर्ट देखना उनके लिए कितना नया तजर्बा था। सो दूर से आपको ऐसा लगता है कि खून आलूद कोई किताब है, लेकिन जाहिर है कि उसको करीब जाके देखेंगे तो उसमें फूल भी खिल रहे होते हैं, उसमें पत्ते भी हैं, उसमें शाखें भी निकल रही हैं। सो इमरान साहब का ये एक मखसूस स्टाइल है जिसमें लाल रंग तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि खून के छींटे हैं और उसमें से कहीं फूल निकल रहे हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये कैनवस पर और रंगों से भी यही आर्ट तख्लीक करते हैं। इमरान साहब क्या रिस्पांस रहा? ज़ाहिर है हम तो आपके काम से वाकिफ़ हैं, बहुत दुनिया के बहुत से लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन नीदरलैंड में चूँकि आपकी पहली थी वहाँ पे वाज इट द फर्स्ट टाइम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल कि आपको काम को देखें, एक्सपीरियंस करें, क्या रिएक्शन था उनका? जी मेरे ख्याल है फिजिकली शायद उन्होंने पहली दफा देखा था, अदरवाइज अवेयर तो थे काफी लोग काम से ऑलरेडी या दुनिया भर में और जगहों पे देख चुके थे कुछ लोग, तो वो मिक्स सा एक वो था क्राउड, लेकिन एक बहुत अच्छा रिस्पांस बहुत जबरदस्त आया। एक तो सर्कुलेशन जो थी थ्रू आउट, ये नहीं कि सिर्फ ओपनिंग नाइट पे लोग आए और बाद में वो इतने नहीं थे, लेकिन वो थ्रू आउट जो रश था उसमें गैलरी में लोगों का जो देखना चाहते थे, जो जानना चाहते थे, स्पेशली जब पाकिस्तान का नाम आता है और आर्ट का नाम आता है तो वो फिर ज्यादा क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ जाती थी कि पाकिस्तान में जो आर्ट है वो किस तरह का। सबसे ज्यादा सवाल क्या करते थे लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी सवाल पूछते होंगे जब आर्टिस्ट भी वहाँ मौजूद हो कि आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, इस ये जो आपका पर्टिकुलर स्टाइल है इसके पीछे, वाज इट द क्वेश्चन दैट वाज बीइंग आस्क्ड या फिर और भी पूछ रहे थे लोग बातें? जी हर तरह से बात हुई, बल्कि एग्जीबिशन की ओपनिंग पे हमने एक टॉक भी रखी थी सबसे पहले, जो मेरी कन्वर्सेशन हुई थी जो एम्बेसडर थे हिज एक्सीलेंसी मिस्टर सुलझू तारर साहब, उनके साथ थी एक, तो वो एक कन्वर्सेशन हमारी इसी बारे में थी, जो सारा बैकग्राउंड हमने थोड़ा सा दिया, पाकिस्तानी आर्ट के बारे में बात की, अपने काम के बारे में और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो मैं खुद ट्रेंड हुआ हूँ एज ए मिनिएचर पेंटर, और उसके बाद जो मेरी प्रैक्टिस है वो बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शन में गई, लेकिन कहीं कहीं उसका आप कनेक्शन जरूर देखते हैं, वो जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है मिनिएचर की उसके साथ। तो अगर ये काम भी आप देखें तो इसमें हमने कुछ मिनिएचर्स भी डिस्प्ले किए हैं जो कि मेरी एक स्पेशलिटी है, और उसके अलावा कैनवसेस भी हैं लार्ज स्केल, तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है और वो बड़ा अच्छा वर्क कर रहा था उस स्पेस में। बिल्कुल मुझे लगता था कि एक बहुत मिनिमल तरीके से हमने इसको डिस्प्ले किया था, इट्स नॉट लाइक ए वेरी क्राउडेड काइंड ऑफ शो कि जिसमें बस काम आप भर दें, तो हमने बहुत सोच समझ के बहुत सेलेक्टेड पीसेस लिए थे और उनको डिस्प्ले किया था, जिनसे बहुत मुझे काफी मजा आया इसकी क्यूरेशन को देखकर।
वंडरफुल। अच्छा, फॉर दोज हु आर नॉट अवेयर, वैसे तो हम आपको पहले भी कई दफ़ा इंटरव्यू कर चुके हैं और वी नो द फिलॉसफी बिहाइंड योर वर्क, लेकिन फिर भी हर दफ़ा आर्टिस्ट मुझे लगता है कि अपने आप को री इन्वेंट करता है, या थॉट प्रोसेस तो एक इर्तिकाई अमल है ना, आप प्रोग्रेस करते हैं, आप नई सोच के साथ काम करते हैं। तो उस बारे में प्लीज़ बताइए कि ये जो आपकी कलेक्शन थी स्कैटर्ड येट टुगेदर, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? इतनी लंबी मैंने तमीद मान दी और सवाल पहुंचा ही नहीं उन तक। सो वो टू की आवाज़ मुझे बीच में आई थी जिसमें राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, बट या कोई कॉल भी हो सकती है बीच में। सो बट या हम बेसिकली यही जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस। जी, तो हम थॉट प्रोसेस की बात कर रहे थे। एक इर्तिकाई अमल होता है, एक आप गुजरते हैं, एक प्रोसेस होता है, किसी एक जगह पे आप रुक तो नहीं जाते हैं। तो इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर द थॉट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर यू नो टॉपिक, टाइटल आपकी नुमाइश का जो था स्कैटर्ड येट टुगेदर। नहीं हो रहा भैया, ठीक है, चलें जी, थैंक यू। चलें, हमें कुछ बहुत अच्छी पेंटिंग्स देखने का मौका तो मिला, हम फिर दोबारा इमरान भाई को दावत देंगे और बात करेंगे। इमरान कुरैशी हमारे साथ फिर मौजूद हैं। सो इमरान, हम आपसे जानने की कोशिश ये कर रहे थे कि आपकी ये जो नुमाइश, इसका टाइटल स्कैटर्ड येट टुगेदर, इसके पीछे क्या सोच थी आपकी, या जो आपका पर्टिकुलर स्टाइल है? जाहिर है कि की सोच इवॉल्व करती है, जहाँ से आपने सफ़र शुरू किया था वो तो हमें मालूम है, लेकिन व्हाट इज़ द थॉट प्रोसेस राइट नाउ बिहाइंड योर आर्ट? सो इन जनरल अगर बात की जाए तो मेरा काम जो है वो दो कंट्रास्ट चीज़ों के बारे में, द आइडिया ऑफ लाइफ और डेथ और ब्यूटी और वायलेंस, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ आपको एक सरफेस पे वर्क करती नज़र आती हैं। स्कैटर्ड येट टुगेदर टाइटल ओरिजिनेट तो हुआ था, मेरी एक पेंटिंग है उसका टाइटल था जो इस शो का हिस्सा भी थी, और लेकिन हमने इन जनरल उसको टाइटल किया क्योंकि वो काफ़ी मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है आजकल के हालात के बारे में, कि चीज़ें स्कैटर्ड हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी एक होप ज़रूर है, सब एक साथ ज़रूर हैं कहीं ना कहीं से, तो कनेक्टेड भी हैं लेकिन स्कैटर्ड भी हुए हैं। अगर आप देखें तो ये सारा रिस्पॉन्स ही था। मेरे ख्याल है काम की अच्छी बात ये कि लोग कनेक्ट कर पाते हैं इस काम के हवाले से अपने आप को, अपनी इर्द गिर्द के माहौल को, चीज़ों को, तो हर व्यूअर की एक अपनी इंटरप्रिटेशन भी बनती है, और इन जनरल भी एक पॉलिटिकल अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग है काम की, और अगर आप पर्सनल नैरेटिव बनाना चाहें कोई तो वो भी कनेक्ट होता है कहीं ना कहीं से। बिल्कुल होता है। थैंक यू इमरान कुरैशी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड कीप शोकेसिंग योर आर्ट और प्राउड एज इन पाकिस्तान प्राउड। अभी हम वापस आएंगे सस्ता रोटी वाले अपने इशू पे। इशू क्या अच्छी बात है, आवाम तो खुशी है, नान भाई कितने खुश हैं ये तो हम आपको बता ही रहे हैं वक्तन फ़वक्तन। राना अंसर गुजरावाला से हमें बता रहे हैं कि वहाँ पे क्या रोटी मिल रही है 16 रुपए की, पंजाब में जो ऐलान किया गया था या नहीं? आज देखें, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह गुजरावाला में भी रोटी और नान की कीमतें कम कर दी गई हैं। गुजरावाला में रोटी की कीमत जो है वो 15 रुपये मुकर्रर की गई है, दूसरे शहरों में 16 रुपये है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें 15 रुपये रोटी की कीमत रखी गई है और नान की कीमत 20 रुपये है। क्या नई कीमतों पर शहरियों को रोटियाँ तंदूरों से मिल रही हैं? आइए लोगों से बात करते हैं। हाँ, मुझे तो रोटी 15 रुपये की मिली है। नोटिफिकेशन बहुत खुश आइंद बात है कि ये इस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। गवर्नमेंट को ये भी चेक करना चाहिए कि वो रोटी के चक्कर में वेट ना कम कर दे रोटी का या पेड़े का। हमें नान 20 रुपए का मिला। अच्छा, गुजरावाला में हमने दूसरे इलाकों में भी विजिट किया है, ज्यादातर तंदूरों पर हमने देखा है कि जो नई कीमतें हैं उसके मुताबिक शहरियों को मिल रही है, लेकिन यहाँ शहरियों का ये कहना है कि अब जिले इंतजामियों को जो रोटी का वेट है वो भी देखना होगा कि कहीं दुकानदार जो तंदूर वाले हैं वो वेट कम करके कीमतें कम ना कर दें। चलिए जी, गुजरावाला में तो सूरत हाल अच्छी है, मुल्तान में क्या है मामला ये हमें बताएंगे जौदत नदीम।
जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से ट्विटर पर एक पैगाम पे ये कहना था कि पंजाब भर में जो रोटी है उसकी कीमत 16 रुपये कर दी गई है। मुल्तान भर में अगर बात की जाए तो नान भाइयों की जानिब से रोटी के मुख्तलिफ रेट जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। कम से कम रेट जो है वो सादा रोटी का 20 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि शहर में अक्सर जगह के ऊपर जो है वो सादा रोटी जो है वो 25 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि अगर खमीरी रोटी की बात करते चलें तो खमीरी रोटी जो है वो 25 रुपये और 30 रुपये के हिसाब से शहर में मुख्तलिफ इलाकों में जो है फ़रोख्त हो रही है। आटा अगर सस्ता हो जाए तो खर्चे भी पूरे होंगे सही तरह से, कारोबार भी सही चलेगा आवाम का, क्योंकि आटा महंगा है, खर्चे पूरे बहुत मुश्किल से होते हैं। बस रोटी का बहुत ज़्यादा रेट है, गरीब आदमी के लिए मुश्किल है। नहीं चाहिए कि रोटी कम करे ताकि लोगों के लिए आसानी हो। नान भाइयों का ये कहना है कि अगर हमें आटा जो है वो सस्ती कीमत में फ़रोख्त अगर किया जाएगा तो उसमें रेट जो है वो 16 रुपये भी किया जा सकता है। अलबत्ता फ़िलहाल जो आटे की कीमत है जो मुल्तान में फ़रोख्त किया जा रहा है वो 15 किलो का जो एक थैला है वो 1900 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जिसमें उनका कहना है कि इस हिसाब से 16 रुपये की रोटी बेचना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने मुतालबा ये किया है कि हुकूमत जो है वो आटे की अगर सस्ता उसको मज़ीद कर दे, उसकी फराहमी यकीनी बनाई जा सके तो 16 रुपये की रोटी फ़रोख्त करने में भी कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, सस्ता आटा अब तो हुआ है सस्ता, तो इसीलिए तो रोटी कम की गई है। बहुत शुक्रिया जौदत, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी हम आपको एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू का क्लिप दिखाएंगे जो कल से बड़ा वायरल हो रहा है। तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वालों का मुस्तकबिल क्या होगा, इन दोनों बड़ी बहस चल रही है। पीटीआई के अंदर भी बड़ी बहस चल रही है कि मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ जो छोड़ देने वाले हैं वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, वापस आने दिया जाएगा नहीं आने दिया जाएगा। वापसी की कोशिशों जो लोग कर रहे हैं कोशिशें, उनमें अली जैदी साहब का भी नाम आ रहा है और उनका इस हवाले से मौक़िफ़ सुन लेते हैं। फिर अब पता है मसला क्या है कि अली जैदी साहब, आई एम श्योर आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन आसान ये किसी के लिए भी नहीं होता। जब आप पीटीआई का हिस्सा थे और पीटीआई के ट्रोल्स ही हैं ना जो आपकी सोशल मीडिया टीम है, जो आप कह रहे हैं कि आपकी माँ बेटियों को, आपकी छोटी बेटियों को, बेटी को गालियाँ देते हैं और आपके बारे में बुरा भला कहते हैं। आप जब इस जमात का हिस्सा थे और आपकी मौजूदगी में या आपकी सरपरस्ती में सोशल मीडिया के लोग दूसरों की माओ बेटियों को क्या, हमारी फीमेल जर्नलिस्ट्स को या दीगर लोगों को या हमें या हमारे घर वालों को या फलाने को, दीगर सियासी रहनुमाओं को, उनके घर वालों को गालम गलोच करते थे या ताने देते थे या गद्दार करार देते थे, आप लोग के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं मजम्मत का निकलता था। और जब नहीं निकलता था, इनफैक्ट कभी कभी तो इनकरेजमेंट मिल जाया करती थी, सोशल मीडिया के वॉरियर्स की बड़ी तारीफ़ें होती थी। सो ये ना आसान आपके लिए है ना किसी और के लिए आसान होता है, बट ये भी एक हकीकत है कि आज आप शिकवा का ना है कि आपको गालियाँ पड़ रही हैं, लेकिन कल अगर आप दोबारा से इस जमात का हिस्सा बन गए और दोबारा से आपकी मौजूदगी में आपके सोशल मीडिया ट्रोल्स दूसरों पर गालम गलोच करेंगे, तब आपको बुरा दोबारा नहीं लगेगा। दिस इज़ ऑल्सो अ रियलिटी। खैर, इस इंटरव्यू में अली जैदी साहब ने एक और बात की तस्दीक की है, वैसे तो खान साहब पहले भी कई मरतबा कर चुके हैं, कि एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर पीटीआई की हुकूमत नहीं चल सकती थी। चलिए जी, थैंक यू। अली जैदी साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, लेकिन अब उन्हें दुख ज़्यादा है कि उनके घर वालों को गालियाँ दी जा रही हैं, लेकिन जब वो इस जमात से एसोसिएटेड थे या ये जमात उन्हें ओन करती थी और उनकी ही जमात में दूसरे लोगों को गालियाँ पड़ती थीं, तब उन्हें इतना दुख नहीं होता था। और शायद अगर दोबारा कभी वो इस जमात का हिस्सा बन जाएंगे और इनकी जमात के कारकुन दूसरों को गालियाँ देंगे तो क्या दुख होता है या नहीं होता। बेटियां हों, बहनें हों, ख़वातीन का एहतराम, तकरीम, इज़्ज़त वैसे ही हम सब पे फ़र्ज़ है, लाजिम है, और बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, कहा जाता है ना। अच्छा जी, दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड वी गोना सी यू टुमारो। और कल बहुत सी अपडेट्स होंगी, बहुत सी बातें हैं, कुछ आप चाहते हैं कि हम डिस्कस करें तो प्लीज़ राइट टू अस @GeoPakistan TV। सी यू टुमारो।